बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिज़िक्स का सब्जेक्ट और चैप्टर है हमारा लाइट का। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं और उनका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। अप्लाइड फिज़िक्स लाइट के चैप्टर में फिज़िक्स 222 का ये चैप्टर नंबर 5 है और फिज़िक्स 122 का ये चैप्टर नंबर 7 है। हमने क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 17। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट की इंटरफेरेंस को हमने डिफाइन करना है। इंटरफेरेंस एक फेनोमिना है जो वेव के साथ मुंसलिक है। साउंड वेव्स जो हैं उनका भी इंटरफेरेंस होता है, लाइट वेव्स जो हैं उनका भी इंटरफेरेंस होता है। तो हमने ये देखना है कि इंटरफेरेंस से हमारी मुराद क्या है। जब कभी दो वेव्स, साउंड वेव्स हों या लाइट वेव्स हों, इकट्ठी किसी एक पॉइंट पे पहुंचती हैं तो हम कहते हैं ये सुपर इम्पोज हो गई। उनके सुपर इम्पोज होने की वजह से वो वेव्स कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे को रीइंफोर्स कर लेती हैं, यानी एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं, और कुछ पॉइंट पे एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं। तो हम कहते हैं इन वेव्स का इंटरफेरेंस हुआ है। अब लाइट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज, यानी ये कंडीशन होगी, एक डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए और वो सोर्सेज जो हैं कोहेरेंट होने चाहिए। मीट टूगेदर, जब ये दोनों यानी एक पॉइंट पे इकट्ठी पहुंच जाएगी, एक दूसरे से मिलेंगी, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू वन वेव इज डिस्टर्ब्ड बाय द अदर। तो क्योंकि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट एनर्जी उस सरफेस के ऊपर फॉल करती है। तो जब दो वेव्स इकट्ठी पहुंचेंगी तो वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है। दिस मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट का इंटरफेरेंस जो है उसकी डेफिनेशन फिर यही हुई कि जो दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं उनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें जो मॉडिफिकेशन आ जाती है वो उसको हम कहते हैं कि ये लाइट का इंटरफेरेंस हुआ है। तो इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज को नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज which emit a light wave having the same frequency, wavelength and in the same phase, or they have a constant phase difference। यानी उनकी फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ एक होनी चाहिए और उनका फेज जो है लाइट एमिशन का वो या तो सेम होना चाहिए या फिर उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। यानी फेज डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज जो हैं उनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो लाइट की इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज का होना ज़रूरी होता है। अगर सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट ना हो तो फिर लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होता। लाइट के इंटरफेरेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। लाइट वेव्स क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस। द इंटरफेरेंस ऑफ टू सिमिलर लाइट वेव्स प्रोड्यूसेस डार्क एंड ब्राइट बैंड्स कॉल्ड इंटरफेरेंस बैंड्स और फ्रिंजेस। कि जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो जहाँ पे वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं वहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि ये एक ब्राइट बैंड बन गया है। और जहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। हम कहते हैं ये डार्क बैंड बन गया है, या उसको बैंड की बजाय हम उसको फ्रिंज भी बोलते हैं। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है। जहाँ जहाँ पे लाइट एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगी वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी और यहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। व्हेन लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी ये कंडीशंस हैं लाइट के इंटरफेरेंस की कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ एक होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फिर वो एक दूसरे के करीब भी होने चाहिए। देन एट सम प्लेसेस द टू वेव्स रीइंफोर्स एंड एट सम अदर पॉइंट्स दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। तो कुछ हिस्सों पे
वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर जाएंगी और कुछ हिस्सों पे वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर जाएंगी। वेयर दे रीइंफोर्स ईच अदर द ब्राइट फ्रिंज अपीयर्स। अगर वो रीइंफोर्स करेंगी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी हमें वहाँ पे ब्राइटनेस नजर आएगी। एंड वेयर दे कैंसिल ईच अदर डार्क फ्रिंज अपीयर्स। और जहाँ पे वो एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगी वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज जो है वो नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि लाइट का जो इंटरफेरेंस है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है। अभी हमने बात की कि जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो कुछ पॉइंट्स पे लाइट जो है वो दोनों सोर्सेज की लाइट जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर देती है और वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और कुछ हिस्सों पे वो एक दूसरे को कैंसिल करती है और वहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाने का मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब ये कि लाइट की ब्राइटनेस जो है वहाँ पे कम हो जाती है। तो इसके नतीजे में हमने कहा था जब ब्राइटनेस बढ़ती है तो ब्राइट फ्रिंज पैदा होती है, और जब ब्राइटनेस कम होती है तो वो डार्क फ्रिंज बनती है। तो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो हैं ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? When two light waves superimpose or combine so as to produce a resultant wave of amplitude greater than that of either of the individual waves, the interference is called constructive one। यानी दोनों सोर्सेज जो हैं उनसे जो लाइट आ रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मजमूई एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव तब कहलाएगा तो जब एम्पलीट्यूड उन दोनों से बढ़ जाए, तो हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू वेव्स ऑफ लाइट रीइंफोर्स ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइटनेस बढ़ती है, स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइटनेस नजर आती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? When two light waves superimpose or combine so as to produce a resultant wave of amplitude less than the amplitude of the individual wave। कि हर सोर्स से जो वेव आ रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों का जो इंटरफेरेंस होता है उसके नतीजे में एम्पलीट्यूड जो बनता है वो उन दोनों के में से जो एम्पलीट्यूड कम होता है उससे भी कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि लाइट वेव्स जो हैं इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअली वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही होती है। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अ डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और हमें स्क्रीन पे डार्कनेस नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कई लाइट सोर्सेज जल रहे होते हैं और उनकी लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही होती है। हमें कभी भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं उनका मुशाहदा नहीं हुआ, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मुशाहदा हम आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि कोई भी लाइट के दो सोर्सेज जो हैं उनकी इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं होती लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो हमने वो कंडीशंस देखनी है कि क्या कंडीशंस हैं, जब वो पूरी होंगी तो लाइट के सोर्सेज जो है उनमें इंटरफेरेंस का फेनोमिना होगा। फॉर इंटरफेरेंस देयर आर एसेंशियल कंडीशंस विदाउट विच द फेनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस कैन नॉट टेक प्लेस। दीज कंडीशंस आर एज फॉलोस। तो वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1 ये है कि वो फेज कोहेरेंस होनी चाहिए उनमें, यानी लाइट सोर्सेज से जो लाइट एमिट हो रही है उसका फेज या तो एक ही होना चाहिए, या अगर उसमें फेज में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। द सोर्सेज मस्ट बी फेज कोहेरेंट, दैट इज दे मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Two sources of waves are said to be coherent if there is a fixed phase relationship between the waves they emit। तो उनकी जो वेव्स एमिट हो रही हैं उसके दरमियान, उनके फेज के दरमियान एक फिक्स रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। तो हम कहते हैं ये दोनों सोर्सेज जो हैं ये फेज कोहेरेंट हैं। तो ये एक कंडीशन है, जब तक दो सोर्स जो हैं वो उनमें फेज कोहेरेंस नहीं पाई जाएगी तब तक लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरी कंडीशन है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए, यानी उनमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो लाइट सिंगल कलर की होनी चाहिए।
ये नहीं है कि एक सोर्स है उसमें से 4 कलर की लाइट एमिट हो रही है तो वो उस सोर्स का दूसरे सोर्स के साथ इंटरफेरेंस जो है वो नहीं हो सकेगा। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होने चाहिए, दोनों सोर्सेज जो है वो एक ही कलर की लाइट जो है वो एमिट कर रहे हो। एक कोई और लाइट एमिट कर रहा है, एक सोर्स ब्लू लाइट एमिट कर रहा है, एक सोर्स जो ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है, तो उनका कलर एक नहीं है, तो उसके दरमियान इंटरफेरेंस का फेनोमिना नहीं होता है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की। द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, दैट इज दे मस्ट बी एमिटिंग लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी तो फिर उनका कलर भी सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ये नहीं है कि एक लाइट की सोर्स किसी और सरफेस पे पड़ रही है, दूसरे लाइट की सोर्स दूसरे सोर्स की लाइट किसी और सरफेस के ऊपर पड़ रही है और वो दोनों जो है उनका सुपर इम्पोजिशन ही नहीं हो रही, तो फिर ऐसी सूरत में इंटरफेरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंटरफेरेंस तब होता है जब उनकी दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट जो है वो सुपर इम्पोज हो जाए। द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन मस्ट अप्लाई, द लाइट ऑफ टू सोर्सेज मस्ट सुपर इम्पोज, यानी वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी पहुंचनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, और चौथी कंडीशन ये है कि सोर्सेज अगर ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस पूरी कर भी रहे हो और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं होता। तो ये सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए, करीब करीब होने चाहिए। द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो तब ये लाइट जो है उसका इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज कोहेरेंस होना चाहिए दोनों सोर्सेज के दरमियान, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होने चाहिए यानी एक ही कलर की लाइट दे रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन यानी वो सुपर इम्पोज भी होनी चाहिए लाइट, और फिर उन सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होना चाहिए। तो तब ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास हमने पढ़े हैं। लाइट में रिफ्लेक्शन होती है, लाइट में रिफ्रैक्शन होती है, लाइट में पोलराइजेशन होती है और लाइट की डिस्पर्शन होती है। इसी तरह से एक फिनोमिना जो है वो डिफ्रैक्शन है कि लाइट की डिफ्रैक्शन क्या होती है, इसको हम आज समझना है हमने कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है। कि लाइट जो है वो जब प्रोपेगेट हो रही होती है और उसके सामने कोई बहुत ही शार्प वेज आ जाए, जैसे एक ब्लेड का किनारा है या एक बहुत ही बारीक होल आ जाए उसके दरमियान, तो उसमें से लाइट गुजरे, तो ऐसी सूरत में लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के शेडो एरिया की तरफ बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमिना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ अ शार्प वेज, कि किसी शार्प वेज के ज्योमेट्रिकल शेडो यानी यहाँ पे उसका शेडो बनना था, उस शेडो की तरफ लाइट का बेंड हो जाना, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ अ शार्प वेज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग, या इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर्स और थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये स्मॉल ओपनिंग्स जो है ये बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए और शार्प वेज जो है वो बहुत ही शार्प वेज होना चाहिए। तो बहुत, अगर कोई वेज शार्प नहीं है तो फिर लाइट जो है उसके किनारों से उसके ज्योमेट्रिकल शेडो की तरफ नहीं झुकती है। तो जब बहुत ही शार्प वेज होता है तो फिर लाइट जो है वो बेंड होती है उसके शेडो एरियाज की तरफ। तो ये फेनोमिना जो है लाइट का किसी शार्प वेज से उसके ज्योमेट्रिकल शेडो की तरफ बेंड हो जाना, इसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब टू एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट की एप्लीकेशंस हमने डिस्क्राइब करनी है, कोई सी दो। पोलराइज्ड लाइट की कई एप्लीकेशंस हैं तो हमसे सिर्फ दो पूछी गई हैं, तो आंसर में हम दो एप्लीकेशंस जो है वो बताएंगे। पोलराइज्ड लाइट एक्चुअली होती क्या है, जो हमारे पास एक आम लाइट होती है, नॉन पोलराइज्ड कह लें उसको, अनपोलराइज्ड लाइट कह लें, उसमें लाइट की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो और वाइब्रेशन जो होती है
पार्टिकल्स की वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और वो एट रैंडम हर तरफ को होती है, यानी लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर किसी भी डायगोनल पे लाइट जो है उसकी वाइब्रेशन होती है। तो जब हम इस वाइब्रेशन को किसी एक डायरेक्शन में मखसूस कर देते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट की वाइब्रेशन रह जाए लाइट के परपेंडिकुलर, तो हम कहते हैं ये लाइट जो है ये पोलराइज हो गई है। और जब लाइट पोलराइज हो जाती है तो फिर हमारे पास उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसकी अहम एप्लीकेशंस हैं, उनमें से हमसे दो पूछी गई हैं, हमने दो एप्लीकेशंस बतानी है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हैज़ मेनी टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। वन यूज ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर, कि किसी जगह पे कोई सब्सटेंस है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम पोलराइज्ड लाइट जो है उसको उसमें से गुजारते हैं। जब पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजरती है तो उसका जो पोलराइजेशन का एक्सिस होता है वो टिल्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा वो एंगल बनाएगा, जितना ज़्यादा वो टिल्ट होगा, उससे हमें उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना कंसंट्रेटेड है। पोलराइज्ड आर यूज टू मेक कर्टनलेस विंडोज, इससे कर्टनलेस विंडोज बनाई जाती हैं। एक पोलराइज्ड ग्लास जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसके एक्सिस जो है वो एक खास डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा पोलराइज्ड ग्लास जो है उसके साथ उसको रोटेटेबल लगा दिया जाता है, उसके एक्सिस और पहला जो फिक्स ग्लास है उसके एक्सिस जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो लाइट उनमें से अंदर एंटर होती है। और जब हम जो मूवेबल ग्लास होता है उसको रोटेट करते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों के एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाना शुरू करते हैं, तो लाइट जो है कट ऑफ होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उनके एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं तो लाइट बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से हमें विंडोज़ जो है उनमें कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कर्टन का मकसद भी यही होता है कि लाइट हम पर्दा आगे कर देते हैं खिड़की के, तो लाइट जो है उसको कम हो जाती है जो अंदर आती है। तो पर्दा पूरी तरह से आगे कर दिया जाए तो लाइट बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। तो हमें फिर पर्दे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ विंडो के जो पैन होते हैं वो पोलराइज्ड ग्लास के बना के तो उनको इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि उनके जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है वो एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो लाइट जो है वो कट ऑफ हो जाती है। जब वो पैरेलल होते हैं तो लाइट दोनों में से गुजर के आगे आती है। तो इस तरह से कर्टनलेस विंडोज जो है वो बनाई जाती है। पोलराइड्स आर यूज्ड टू मेक कर्टनलेस विंडोज। एन आउटर पोलराइजिंग डिस्क इज फिक्स्ड इन पोजीशन एंड एन इनर वन मे बी रोटेटेड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एडमिटेड। तो उसको हम रोटेट करके कितनी लाइट हमें चाहिए तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी सामने से कोई आ रही हो तो उसकी हेडलाइट से जो लाइट होती है वो हमारी विंड स्क्रीन से वो हमारी आंखों में ग्लेयर पैदा कर रही होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो विज़न है वो ख़राब होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी पोलराइज्ड ग्लासेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसा किया जाता है कि जो हमारी गाड़ी है उसकी जो विंड स्क्रीन है उसको भी पोलराइज्ड ग्लास का बनाया जाता है और जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं उसको भी पोलराइज्ड ग्लास का बनाया जाता है और दोनों के एक्सिस जो है वो सेम होते हैं। इसलिए जब लाइट जो है वो उनमें से गुजर के हम तक आती है तो उसका ग्लेयर जो है वो कम हो जाता है। यानी पोलराइज्ड ग्लासेस जो हैं लाइट के ग्लेयर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर इन नाइट ड्राइविंग इज पॉसिबल इफ ईच कार हैज़ लाइट पोलराइजिंग हेडलाइट्स एंड अ लाइट पोलराइजिंग व्यूअर्स। यानी हर गाड़ी जो है उसकी हेडलाइट्स भी पोलराइज्ड ग्लास की बनी हुई हो और उसके विंड स्क्रीन जो है वो भी पोलराइज्ड ग्लास की बनी हुई हो। तो ऐसी सूरत में रात के वक्त जो है वो लाइट का ग्लेयर जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये 3 इस्तेमाल यहाँ पे बताए गए हैं पोलराइज्ड लाइट के। तो हमसे 2 पूछे गए, आप इनमें से कोई भी 2 आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब यूज ऑफ सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज बयान करना हमने कि सेक्सटेंट किस काम आता है। सेक्सटेंट जो है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन में
और एक्चुअली इसका काम ये होता है कि एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान एंगल जो है उसको बहुत प्रिसाइजली मेजर कर देता है। हमें जैसे स्काई के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हों, हम देखना चाहते हो कि यहाँ पे ज़मीन में खड़े होके कि इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, तो ये सेक्सटेंट जो है उस एंगल को मेजर करके दे सकता है बहुत ही प्रिसाइज। अ सेक्सटेंट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेट प्रिसीजन, कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एंगल को बहुत ही प्रिसीजन के साथ ये मेजर करके देता है, यानी बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। मोस्ट कॉमनली इट इज़ एसोसिएटेड विद नेविगेशन एट सी, तो इसको आम तौर पर समंदर में, बहरी जहाज़ों में, कश्तियों में रात के वक़्त जब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढना होता है तो वो सितारों की मदद से आमतौर पर रास्ते ढूंढे जाते थे, तो ये उस वक्त नेविगेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, रास्ता तलाश करने के लिए, सितारों के दरमियान एंगल मेजर करने के लिए, तो ये इस्तेमाल की जाती थी। इसलिए हम कहते हैं कि ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये सेक्सटेंट जो है कैन आल्सो बी यूज्ड टू हेल्प कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्रीज। दरख्तों की हाइट मालूम करनी है, तो दूर हमसे बहुत दूर कोई दरख्त है, कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैग लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि हम उसकी हाइट मालूम कर सकें, तो ये सेक्सटेंट जो है इसके साथ ये काम भी किया जा सकता है। तो हमसे इसके यूज़ पूछे गए हैं, तो उसमें एक यूज़ तो ये है कि हमने एंगल मेजर करना है, तो प्रिसाइजली दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके दरमियान ये एंगल मेजर कर देती है। वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमसे दूर कहीं स्काई में है तो उनके दरमियान ये एंगल मेजर कर देगी। और इसके साथ समंदर में जो रास्ता वगैरह ढूंढना है नेविगेशन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। और तीसरा ये कि हम इसको दरख्तों की, बिल्डिंग्स की, फ्लैग्स की, पूल्स वगैरह की हाइट जो है वो मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह की ये सेक्सटेंट होती है और किस तरह से ये काम करती है। तो इसके कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसमें आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस इंडेक्स मिरर है यहाँ पे लगा हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे एक हॉरिजन मिरर लगा हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये टेलीस्कोप में जाती है और ये सीधा हमारे पास हॉरिजन है, यानी उफ़ जिसको आप कहते हैं, वहाँ से जो लाइट आ रही है सीधी, वो इस मिरर को, ये दो हिस्से होते हैं इसके, एक हिस्सा जो है वो मिरर होता है और एक जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये उसमें से गुजर के सीधी इस टेलीस्कोप में जा रही है। तो यहाँ पे ये मिरर जो है ये इस आर्म के साथ अटैच होता है। जैसे ही ये आर्म घूमता है तो ये मिरर जो है ये रोटेट होता है और ये आर्म जो है इसके साथ एक यहाँ पे माइक्रोमीटर लगा हुआ होता है जो कि इस स्केल के ऊपर मूव करता है और इस स्केल के ऊपर एंगल्स बने हुए होते हैं। ये ग्रेजुएटेड आर्क होता है, इसके ऊपर एंगल्स लिखे होते हैं और हम यहाँ से एक्यूरेटली एंगल जो है वो इस माइक्रोमीटर के साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये एक सेक्सटेंट की स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर बयान करनी है। लाइट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज थी। हमने पहले एक थ्योरी पढ़ी है लाइट की जो कि न्यूटन ने पेश की थी और उसने ये कहा था कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कार्पसल कहा जाता है। तो न्यूटन की थ्योरी जो है उसको कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है। लेकिन एक और थ्योरी पेश की साइंटिस्ट जो है उसका नाम था हाइगन्स। उसने ये कहा कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स नहीं है बल्कि ये वेव्स हैं और वेव्स की सूरत में ये प्रोपेगेट होती है। तो हम उसकी थ्योरी जो है उसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने उसको देखना है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। हाइगन्स प्रोपोज्ड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसने कहा कि लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, मीडियम के बगैर भी ट्रेवल करती है लाइट। हिज थ्योरी अबाउट लाइट इज कॉल्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी हाइगन्स की थ्योरी जो थी लाइट के बारे में कि ये वेव्स होती हैं, उसकी थ्योरी को हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। द वेव थ्योरी प्रिडिक्टेड दैट light waves could interfere with each other like sound waves। तो ये जो न्यूटन की थ्योरी थी
उसके साथ ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो थी हाइगन्स की, इसने ये प्रिडिक्ट किया कि लाइट वेव्स जो है वो भी साउंड वेव्स की तरह उनका भी इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे अभी हमने इंटरफेरेंस फिनोमिना इसका पढ़ा था। द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी ये थ्योरी जो है इन तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। Huygens also presented a principle about the propagation of light waves known as Huygens principle। तो Huygens ने साथ ये भी हमें बताया कि लाइट जो है इसकी प्रोपेगेशन किस तरह से होती है, उसके लिए उसने एक प्रिंसिपल पेश किया। हम उस प्रिंसिपल को Huygens प्रिंसिपल कहते हैं। Thomas Young showed by means of a diffraction experiment that light behaves as waves। यानी बाद में फिर ये साबित होना शुरू हुआ कि लाइट वाकई वेव्स के तौर पे बिहेव करती हैं। तो उनमें जो एक एक्सपेरिमेंट था वो थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था। उसने डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि लाइट वेव्स के तौर पे बिहेव करती है, यानी उसका सबूत पेश कर दिया उसने। ही आल्सो प्रोपोज्ड दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वर कॉज्ड बाय डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो उसने कहा कि लाइट वेव्स होती हैं और इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से ही लाइट के कलर होते हैं। तो ये भी उसने प्रपोज किया। बाय द ईयर 1821 यानी 1821 में फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट था, was able to show that polarization could be explained only by the wave theory of light। कि लाइट की पोलराइजेशन जो है वो हमने अभी पढ़ी कि लाइट की पोलराइजेशन क्या होती है। तो उसने कहा ये पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है ये भी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब हम ये मान लें कि लाइट जो है वो वेव्स होती हैं, यानी वेव्स थ्योरी को हम सही मानेंगे तो ये साबित कर सकेंगे कि पोलराइजेशन लाइट की कैसी होती है। एंड ओनली इफ लाइट वाज इंटायरली ट्रांसवर्स, और अगर हम ये मान लें कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, यानी दोनों चीज़ें हमें माननी पड़ेगी कि लाइट ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और लाइट वेव्स होती हैं, तो तभी हम पोलराइजेशन जो है इसका फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइट जो है इसकी वेव थ्योरी जो है वो पेश की हाइगन्स ने, और उसने इसकी प्रोपेगेशन के लिए एक प्रिंसिपल भी दिया और उसको फिर बाद में एक्सपेरिमेंट से दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने साबित भी किया कि लाइट जो है वो वेव्स हैं और ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। खुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।